साथियों नमस्कार। आज जो है जल पे चर्चा करेंगे। तो जल की आवश्यकता के बारे में जानेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे, जल के स्रोत के बारे में जानेंगे, जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, मृदु एवं कठोर जो है जल के बारे में जानेंगे। तो इन्हीं सब पे बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करें जल। तो जल यानी प्रकृति का अनमोल उपहार है और हमारे जीवन का आधारभूत जो है, हमारे जीवन का आधारभूत चीज़ है, तत्व है। और पृथ्वी पर सभी जीवों का अस्तित्व और विकास के लिए जो है जल बहुत ज़रूरी है। कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। यह न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि कृषि उद्योग, ऊर्जा उत्पादन हो और जो भी दैनिक जीवन की अन्य जो ज़रूरतें होती हैं, अनेक ज़रूरतें होती हैं, तो बिना इन सब में जल की ज़रूरत पड़ती है। तो जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है, क्योंकि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं, पौधे हैं, पर्यावरणीय जो भी तंत्र है, उनके लिए जल एक आवश्यक तत्व है। और जल हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन का भी अभिन्न अंग है। इसे संरक्षित करना, स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि जल की गुणवत्ता और मात्रा में अगर गिरावट होगी तो मानव पर्यावरणीय स्वभाव पर प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ेगा। तो इस समय जल संकट की जो है चुनौती भी देखने को मिलती है। तो जल का विवेकपूर्ण उपयोग हमें जो है करना होगा, इसका संरक्षण करना होगा। तो इस प्रकार जो है जल न केवल जो है जीवन के लिए ज़रूरी है, बल्कि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना न तो जीवन संभव है, न ही विकास। तो इसलिए जल संरक्षण और इसके सही उपयोग के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। तो अब अगर जल की आवश्यकता की बात करें तो जब हमें प्यास लगती है तो कैसा महसूस करते हैं? गला सूखने लगता है, बेचैनी होती, शरीर के अंग शिथिल होने लगते हैं। और जब वो उसके बाद जब पानी पी लेते हैं, जब प्यास लगती है और बहुत देर तक पानी न मिले तो गला सूखने लगता है, बेचैनी, उलझन, शरीर के जितने अंग हैं उसमें शरीर के अंगों में थकावट आ जाती है। और जब पानी हम लोग पी लेते हैं, जब पी लिया जाता है तो क्या होता है कि शरीर के अंगों में स्फूर्ति आ जाती, बेचैनी दूर हो जाती। तो जल का उपयोग हम करते हैं प्रतिदिन, पीना हो या खाना बनाना हो, सफाई करना हो, कपड़े धोने हो, स्नान करना हो, सिंचाई है, आग बुझाना हो, विद्युत उत्पन्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में इसका प्रयोग जो है किया जाता। जैसे हवा जो है सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है, तो वैसे जो है जल भी सभी सजीवों के लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है। तो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन के अतिरिक्त और सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिसका हम जीवन में सबसे अधिक उपयोग करते हैं। और पृथ्वी पर जीवन जल के कारण ही है। अतः जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। और जल की उपयोगिता, आवश्यकता जो है गृह कार्य के अतिरिक्त कृषि, उद्योग, बिजली बनाने में भी जो है पड़ती है। अब बात करें जल की उपयोगिता की। तो जल की उपयोगिता मानो शरीर की बात करें तो जल जो है मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, या भोजन के आवश्यक तत्वों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाता है। और जल जो है वो शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है। उद्योगों के लिए भी जल का प्रयोग होता है। जैसे जल का उपयोग जो है बॉयलर में भाप बनाने के लिए, रसायनों को घोलने के लिए, मशीनों की साफ सफाई करने के लिए किया जाता।
विद्युत उत्पादन में भी जो है जल का प्रयोग होता है, जैसे नदियों पे बांध बनाकर जल से विद्युत जो है तैयार किया जाता है। और दैनिक कार्यों में भी जल का उपयोग जो है प्रतिदिन किया जाता है, खाना पकाना हो, सफाई जो है करना हो, कपड़े धुलने हो, तो इन सब में जो है जल का प्रयोग होता है। स्नान करना हो, शौचालय, सिंचाई आदि में जो है जल का प्रयोग होता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी जल का प्रयोग होता है। मछली पकड़ना हो, तैराकी हो, नौका विहार हो, कृषि में भी सहायक है जल, जैसे बीजों का अंकुरण है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, पौधों की जैविक क्रिया हेतु जो है जल आवश्यक है। बिना जल के खेतों में सिंचाई संभव है। परिवहन के लिए जल का प्रयोग होता है, जैसे नदियाँ, झीलों, समुद्र में नाव की सहायता से सामान एवं मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। तो जल जीवधारियों का मूल घटक है। जल जीवधारियों का मूलभूत घटक है। सभी पेड़ पौधों एवं जंतुओं के शरीर में जल बड़ी मात्रा में उपस्थित रहता है। जैसे मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70% जल पाया जाता, हाथी के शरीर में 80%, और पेड़ पौधों में 60% तक जल उपस्थित रहता है। यानी जो है मनुष्य के शरीर में भार के अनुसार 70% रहता है, हाथी के शरीर में 80% और पेड़ पौधों में 60% तक जल उपस्थित रहता है। तो इसी प्रकार सभी सजीवों के शरीर में अधिकांश जल की मात्रा रहती है। और जल अनेक जो है वनस्पतियों, जंतुओं के रहने का स्थान भी है। जैसे तालाब में मछली जो है, मेढक, बतख, केकड़ा, कछुआ आदि जंतु जो है रहते हैं तालाब में। और अगर वनस्पतियों की बात करें तो सिंघाड़ा, जलकुंभी, लोटस, ये जो है पौधे भी पाए जाते हैं। और यदि नदियों की बात करें तो नदियों में मगरमच्छ, घड़ियाल। अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र में व्हेल, सील, डॉल्फिन जैसे बड़े जंतु और विभिन्न प्रकार के जलीय जो है पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, नदियों के किनारे लगे वृक्षों के फल एवं बीजों का प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखराव, भी जल प्रवाह के द्वारा ही होता है। बड़ी नदियों में नाव एवं जहाज का उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है। तो समुद्रों में जहाज द्वारा सामग्री और यात्रियों का आवागमन एक देश से दूसरे देश के लिए होता है। तो नाव को हाउस बोट बनाकर मनुष्य झीलों में निवास जो है करते हैं। और अगर जल के बारे में तो बहुत से खनिज लवण जल में घुले होते हैं, और ये पौधों में जड़ों द्वारा जल के साथ अवशोषित होकर उनके विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त जो पौधे प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य क्रियाओं में जल का उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन घुली होती है। जलीय जीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जो जलीय जीव श्वसन के लिए उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन जल के माध्यम से ही जो है प्राप्त करते हैं, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली होती है। अच्छा, मनुष्य के शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के कारण जो उत्पन्न हानिकारक जो पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया है, लवण है आदि भी जल के माध्यम से मूत्र व पसीने के रूप में बाहर निकलते रहते हैं। और जीवधारियों में रक्त के द्वारा भी जल शरीर में संचारित जो है होता है। तो ये तो हुई कि जल की जो है उपयोगिता की बात। अब अगर जल के जो है स्रोत की बात करें कि जल कहाँ से आता है, यानी आपके घर में जल कहाँ से आता है, तो घरों में जल आता है जैसे कुआं है, नदी है, झील, झरना, तालाब, हैंडपंप, वाटर सप्लाई, इन्हीं सबसे पानी आता है। तो ये
जो है जल के प्राकृतिक स्रोत है, जैसे नदी हुआ, तालाब, झरना, वर्षा और पर्वतों पर जमी बर्फ, भूमिगत जल, ये सब जल के जो है प्राकृतिक स्रोत हैं। और बाकी और जो ये जो नलकूप होता है, हैंडपंप होते हैं, कुआं होता है, इनके द्वारा हम भूमिगत जल प्राप्त करते हैं। और अधिकांश जो नदी होती, नलकूप या मीठे या झीलें मीठी व ये भी जल के स्रोत हैं। तो यानी पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत जो है समुद्र है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल पर 2/3 से अधिक भाग समुद्र से घिरा है। तो समुद्र प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन समुद्र का जल बिना शुद्ध किए पीने के योग्य नहीं, क्योंकि समुद्र के जल में सबसे अधिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। लवण पाया जाता, नमक पाया जाता समुद्र में, 2.6% नमक पाया जाता। इस कारण समुद्र का जल खारा होता है और इसे पीने में भी नहीं यूज कर सकते, ना एग्रीकल्चर में उपयोग में लाया जा सकता समुद्र का पानी। अब जो ठंडे क्षेत्रों में जो जल होता है बर्फ के रूप में तो पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। और वायुमंडल में भी जल कोहरा, बादल, जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। वायुमंडल में भी जो जल है वो कोहरा, बादल, जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। तो यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर स्थित वायुमंडल में लगभग जो है जलवाष्प जो है पाई जाती है। अच्छा, वर्षा का जल स्वादहीन होता है। सामान्यतः वर्षा का जल अपेक्षाकृत शुद्ध होता है, और जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ पर वर्षा के जल में भिन्न भिन्न प्रकार के अल्प मात्रा में अम्ल उपस्थित हो जाता है, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन। जिन जगहों पे वायु प्रदूषण अधिक होता है तो वहाँ पे वर्षा के जल में ये अल्प मात्रा में एसिड उपस्थित हो जाता है, उसी को कहते हैं एसिड रेन। वर्षा जल का कुछ प्रतिशत तो जमीन द्वारा अवशोषित हो जाता है, और यह जल पत्थरों और बालू की विभिन्न परतों से छनकर जो है पृथ्वी की गहराई में और चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है। खनिज लवणों के घुले होने के कारण यह जल स्वाद युक्त होता है, पीने योग्य होता है, जो वर्षा का जल होता है। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल का स्वाद उसमें घुले खनिज लवणों के कारण होता है। इसलिए किसी स्रोत के जल का स्वाद मीठा तो किसी का स्वाद होता है खारा होता है। तो मुख्य स्रोत जल के क्या है? समुद्र है, झील है, नदी है, तालाब है, भूमिगत जल है, वर्षा है। और पीने योग्य जल के स्रोत क्या है? आपका नलकूप है, हैंडपंप है, आपका ये पीने योग्य जल के स्रोत हैं, नलकूप, हैंडपंप। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में जो भिन्नता होती उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। तो ये हुई जल के स्रोतों की बात। अब जल के भौतिक गुण क्या है, अवस्थाएं क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो जल की अवस्थाएं होती हैं 3। एक होता है ठोस, जिसको कहते हो बर्फ, एक होता है द्रव जो जल होता है, और एक होता है गैस, जलवाष्प जिसको बोलते हो। एक चीज़ और है कि जल जो होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है तथा पारदर्शी होता है, ध्यान रखना। और जल को किस रूप में परिवर्तित हो सकता है? ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी।
अगर जल को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। गर्म करेंगे तो गैस जलवाष्प के रूप में बन जाएगा। यानी जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर जो है ठंडा किया जाए तो जल बन जाएगा बर्फ, और अगर जल को गर्म किया जाए तो वाष्प में बदल जाता है। तो जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी जल, और गैस जलवाष्प। लेकिन हम लोग जो पीने के लिए जो जल यूज करते हैं वो होता है द्रव जल। तो सामान्य ताप पर जो जल होता है द्रव के रूप में होता है। तो इसकी अवस्था को जो है परिवर्तन कर दिया जाता है। तो परिवर्तन होता है ताप पर, उसके ताप पर जो है परिवर्तन जो है निर्भर करता है। टेम्परेचर अगर उसका जो है नीचे करेंगे तो हो जाएगा ठोस, ऊपर तो गैस बन जाएगा। और जल एक अच्छा विलायक है, और यह अनेक जो है पदार्थों का घोल देता है। जैसे जल के गुण क्या है, जैसे जल एक रंगहीन है, गंधहीन जो है पदार्थ है। शुद्ध जल स्वादहीन होता है। जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जल की पाई जाती हैं ठोस, द्रव और गैस। हिमांक जल का कितना होता, क्वथनांक कितना होता, तो जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में पिघलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है। और शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक है। और जल में अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं, इसीलिए इसे सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है। विलेयता यानी जल का जो गुण है विलेयता वाले, क्योंकि अधिकांश जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं। जैसे चीनी आप घोलिए। तो अब अगर हम बात करें वाष्पन और संघनन की, अब वाष्पन संघनन की बात करें तो द्रव जल का वाष्प रूप में जो परिवर्तन होता है वो वाष्पन होता है। यानी जो सामान्य होता है जल, सामान्य ताप पर जो होता है द्रव जल, उसका अगर वाष्प रूप में हम परिवर्तन कर दें तो वाष्पन। और जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है। यानी जो जल वाष्प है, उस जो जल वाष्प है यानी गैस, जो जल वाष्प का द्रव जल के रूप में, उसको फिर अगर द्रव जल के रूप में हमें वापस लाना हो, उसको परिवर्तन करना हो, तो उसको संघनन कहते हैं। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो है पौधों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन, बादलों का बनना एवं वर्षा का होना आदि प्रक्रियाओं में जो है पाया जाता है वाष्पन संघनन। तो वाष्पन और संघनन को हम अगर समझना हो तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि तो इसको समझना हो तो पॉलीथीन की एक आप थैली लीजिए, पॉलीथीन की, किसी पौधे की पत्ती युक्त एक पौधा हो जिसमें पत्तियां हो, उस पत्ती में उसको बांध दे पॉलीथीन को। अब जब उसको आप दूसरे दिन देखेंगे तो थैली जो आपने पॉलीथीन की थैली जो पत्तियों में बांधी है, जो उसकी डाल टहनी होती है, टहनी में आपने बांधी है, तो थैली में क्या होंगी, जल की बूंदें दिखाई देती हैं। जल की बूंदें कहाँ से आई, क्योंकि ये जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं वायुरंध्र, इन्हीं रंध्रों से पौधों का अतिरिक्त जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। और यह क्रिया शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में जल्दी से होती है।
गीले कपड़े धूप जब आप गीले कपड़े धूप में रखते हैं तो वो सूख जाते हैं, और वर्षा से भीगी जमीन भी कुछ दिनों में सूख जाती है। और जब हरी सब्जी खुले में रखने पर कुछ देर में मुरझा जाती है। हरी सब्जी जब खुले में रखते हैं तो कुछ देर में मुरझा जाती है। गर्मियों में तालाब सूख जाते हैं। अब ये जाता कहाँ है जल? जैसे गीले कपड़ों जब ये आप जो है धूप में सुखाने के लिए जाते हैं तो गीले कपड़े से जो जल जाता कहाँ है? जो भीगी जमीन है उसका जल कहाँ जाता है? इनका जो जल होता है वो जो है वायुमंडल में वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। चाहे आपका तालाब हो, ये सारा जल जो है वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, तो इन सभी से जल जो है निरंतर यानी लगातार वाष्पित होकर वायुमंडल में मिलता रहता है। और जल युक्त सभी वस्तुओं का जल हर समय हर ताप पर वाष्पित होता रहता है। जितनी जल युक्त चीजें हैं जितनी हैं उन आप समझिए कि हर समय हर जितना टेम्परेचर हो लेकिन वो वाष्पित होता रहता है। अब वाष्पन संघनन अगर आपको समझना हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं। एल्युमिनियम की केतली में पानी लेकर उबालें तो आपको क्या दिखाई देता है? एल्युमिनियम की आप केतली में पानी उबालो तो आप जब देखते हैं जब पानी जब उबल जाता है तो केतली की जो टोटी होती है उससे भाप निकलती हुई दिखाई देती है। और जब आप केतली की टोटी से जब भाप निकल रही हो तो एक प्लेट या आप एक प्लेट टोटी से निकलती भाप के सामने ले जाएं, आपको क्या दिखाई देगा? आप उसमें देखेंगे कि जो भाप है वो संघनित होकर प्लेट पर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देगी। तो ये जो है वाष्पन और जो है संघनन है, इसी को कहते हैं। यानी द्रव जल का वाष्प रूप में परिवर्तन वाष्पन और जल वाष्प का द्रव जल के रूप में परिवर्तन संघनन, ये वही क्रिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम बात करेंगे मृदु जल की, कठोर जल की। तो अब जो है मृदु जल क्या है, कठोर जल क्या है? देखिए ये जो जल की जो या भिन्नता है मृदु जल कठोर जल, उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। लवणों की जो है घुलनशीलता के आधार पर जल मृदु एवं जो है कठोर होता है। तो जल में कुछ लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, ऐसे जल को मृदु जल कहा जाता है। इसके विपरीत कुछ अन्य लवणों के घुले होने पर जल कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। तो ऐसे जल को जो है कठोर जल बोलते हैं। ऐसे जल को बोला जाता कठोर जल। कठोर जल उद्योगों के लिए उपयोगी नहीं होता। देखिए इसको ऐसे समझिए, जिस जल में खनिज लवण घुले हों वह साबुन के साथ कम झाग देगा, यह कठोर जल है। और जिस जल में कुछ नहीं घुला होता वह साबुन के साथ अधिक झाग देगा,
वह मृदु जल है। अर्थात जल की कठोरता की पहचान उसके द्वारा साबुन से झाग उत्पन्न करने की क्षमता से की जा सकती है। कठोर जल साबुन के साथ कम झाग देगा, मृदु जल साबुन के साथ अधिक झाग देगा। तो ऐसे आप इसको पहचान सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो कि कठोर जल और मृदु जल क्या है। हाँ, एक बात और आपको बताएं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% समुद्र में पाया जाता है पानी, और समस्त जल का केवल 1% ही पीने योग्य है। इसीलिए जल की एक भी बूंद व्यर्थ न बहने थे। अब हम बात करेंगे जल में शुद्धियां एवं उनका शोधन। आप सभी ने नदी देखा होगा, तालाब देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कुछ लोग जो है आपको नहाते हुए मिलेंगे। तो आपने देखा होगा कि नदी या तालाब के जल में तैरती हुई अघुनलशील जो है शुद्धियाँ जो है दिखाई पड़ती, जैसे मृत जीव जंतु आप जो बहते हुए दिखाई देते हैं। पॉलीथीन की जो जो थैलियाँ होती हैं ये भी आपको तैरते हुए दिखाई देती हैं। और ये सब होता कैसे है, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि गंदे पानी के नाले, सीवर का पानी है, उद्योगों का अपशिष्ट, ये सब नदी में गिरा दिया जाता है। तो इन सब के कारण जो है नदी का जो पानी है पीने योग्य नहीं रहता। तो इन अशुद्धियों को दूर जब तक नहीं किया जाएगा तब तक जो है पानी वो पीने वाला नहीं होगा। अगर जो है अशुद्धियों को दूर करना होगा उसके बाद ही वो पानी जो है पीने वाला होता है। क्योंकि रोग के कीटाणुओं से जल को मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। जल का शोधन जो है, जो जल होता है, जो जल में जो रोग के कीटाणु होते हैं उसमें जो ऐसे कुछ जो मृत जीव जंतु उसमें बहते रहते हैं, घरों की सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ भी उसमें तैरते रहते हैं, तो इनसे क्या होता है जो पानी है गंदा कर देते हैं। तो इनसे पानी को शुद्ध करना होता है। क्योंकि तालाब का पानी हो या नदी का हो या झील का हो, शोधित जल ही पीने योग्य होता है, और शोधित जल ही आपके घर में नल द्वारा भेजा जाता है। अशुद्ध जल अगर जो है पिएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, हैजा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, पीलिया, मतलब 80% अगर बीमारियां होती हैं तो इसी से होती हैं, गंदे पानी से ही। तो अगर जल का शोधन करना हो तो घरों में नलों द्वारा पहुंचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण जो है किया जाता है। जैसे उसके बाद ही वो घर जो है भेजा जाता है। तो इसके लिए बाकायदा एक जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया होता है। तो उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है पानी का शोधन जो है किया जाता है। इसमें ये होता है कि इसमें कई सारे प्रोसेस हैं। जब जल जो भेजा जाता है घरों में तो वो शुद्ध करके ही भेजा जाता है। तो कई सारे उसमें जो है प्रोसेस होते हैं, उसी के बाद जो है जल शुद्ध होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जल में उपस्थित जो कीटाणु हो, अगर उनको नष्ट करने के लिए कुछ रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे पोटेशियम है, परमैंगनेट है, ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन गैस है, ओजोन गैस है, और आजकल कपड़े साफ करने के लिए साबुन के स्थान पर अपमार्जक जिसको कहते हो डिटर्जेंट, इसका भी प्रयोग होने लगा है। और ये अपमार्जक जो होता है ये मृदु कठोर दोनों जल के साथ झाग देता है। तो ये जो है जल के बारे में सामान्य जानकारी आपके साथ जो है साझा किया। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें जो है पानी बचाना है, ठीक है। जल को
किसी भी कीमत पर हमें जल को जो है जल का दुरुपयोग नहीं करना है। यानी उसको ऐसे नहीं कि ज़रूरत हमें एक गिलास पानी की है और पूरा एक जो है लोटा पानी लेके बैठे हैं, थोड़ा सा पिया बाकी फेंक दिया, तो ये नहीं करना है। पानी बचाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जो है पानी बचा के रखना है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है नमस्कार।